हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेशन। मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी जो है सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर टाइप नहीं करूंगी, जस्ट वर्बली होगा। तो प्लीज वॉइस पे थोड़ा फोकस रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो भूलना मत कि कहाँ क्या चल रहा है और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। चलो स्टार्ट कर। चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है कि हिंदी में समझा पाना, बट मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से हिंदी में करवा पाऊं, क्योंकि दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि प्लीज मैम हिंदी में करा दीजिए। मैं खुद इंग्लिश से पढ़ी हुई हूं, तो हिंदी के कुछ टर्म्स मेरे को नहीं आते हैं, तो मैं आपको माफी चाहूंगी आपसे कि आप उनको इंग्लिश में ही पढ़ें या फिर आप उनको हिंदी में बदल कर देख लें कि इनका मतलब हिंदी में क्या है। मैं जहां जितनी कोशिश होगी हिंदी का यूज करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पतला भाग हमारी फैलोपियन ट्यूब का कौन सा होता है। द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज। पहली बात तो ये कि हमारी फैलोपियन ट्यूब कुछ इस प्रकार की होती है। ये फेम्ब्राई है, ये ओवरी है, ठीक है, और यहाँ ये आगे यूट्रस से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके चार भाग होते हैं, सबको पता है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो चारों भागों के क्या क्या नाम है। पहले भाग का नाम है इंटरस्टिशियल। ये हमारा इंटरस्टिशियल भाग है, जो कि सबसे पतला भाग होता है। तो इसका आंसर यही है, इंटरस्टिशियल। उसके बाद हमारा इस्थमस आ जाता है, ये हमारा इस्थमस है। इसके बाद हमारा एम्पुला आ जाता है, ये हमारा एम्पुला है। और ये सबसे लंबा भाग है। अगर लॉन्गेस्ट पार्ट पूछा जाए आपसे तो एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, और कहाँ पे, यहाँ फर्टिलाइजेशन का भी पूछा जाए, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, तो दोस्तों वो भी हमारा एम्पुला में ही होता है। और फोर्थ पार्ट जो है हमारा फिम्ब्राई है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो ओवम को कैच करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ साथ साथ, ताकि मैं आपको ठीक करवा पाऊं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब की जो एक्सरे स्टडीज हैं, एक्सरे स्टडी करते हैं हम जब फैलोपियन ट्यूब का, तो उसको क्या कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सैल्पिंगोग्राफी। सैल्पिंगोग्राफी एक्सरे स्टडी जो होती है फैलोपियन ट्यूब की, हम उसको सैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। हमारा फर्टिलाइजेशन बॉडी का कहाँ होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, फर्टिलाइजेशन तो हमारा जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन हमारा फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन बेबी एम्बेड कहाँ होता है, एम्बेडेड हमारा यूट्रस में होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, जहां फर्टिलाइजेशन की बात हो वहां आंसर फैलोपियन ट्यूब होगा। तो हमारा फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। और ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको, नाम से कंफ्यूज मत होना, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्यों, ओवी मतलब ओवम, ओवम मतलब हमारा अंडाशय, अंडाशय वाली नली, अंडाशय की नली में हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हम जाइगोट है, जाइगोट फॉर्मेशन पता है सबको। जाइगोट मतलब जो, जाइगोट, जाइगोट मतलब जो हमारा अंडाशय और स्पर्म, जो शुक्राणु और अंडाशय मिलने के बाद जो बनता है वो जाइगोट कहलाता है। ठीक है, तो वो हमारे शरीर के कौन से भाग में बनता है, कौन से भाग में पनपता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से भाग में जो है जाइगोट डेवलप होता है। ये एक ईएसआई का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर
है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बनता है, क्योंकि मीटिंग वहां होती है, मीटिंग वहां होती है। और उसके बाद फर्टिलाइज्ड ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू नीचे यूट्रस में हमारा पहुंच जाता है, यूट्रस में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज बताना, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि आपके पास टाइम कम है, मैं हर एक क्वेश्चन को टाइप करके और तब उसको आपके सामने लेके आऊं। टाइप करने और डायग्राम बनाने में समय लगता है, तो इसलिए मैं पेन पेपर के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूं, कि ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो, कम टाइम में भी आपको ज्यादा कवर कर सको। अब पीएच वैल्यू पूछी गई है हमारी वजाइना की। वजाइना की पीएच वैल्यू कैसे होती है, मतलब एनवायरमेंट किस तरीके की होती है? तो नॉर्मली एसिडिक होती है, एल्कलाइन होती है, न्यूट्रल होती है, या समझ से बाहर है? तो इसका आंसर है एसिडिक। एसिडिक इन नेचर होती है जो पीएच वैल्यू है हमारी वजाइना की। तो वजाइना की पीएच वैल्यू हमारी एसिडिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन अकर्स। ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन अकर्स एट, मेरी राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, मैं पेन शायद फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूं आप लोगों के साथ, तो राइटिंग पे मत जाना, क्वेश्चंस पे जाना। ओव्यूलेशन जो है कब होता है? ओव्यूलेशन होता है 14 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन। महीने के, जब आपका अगला महीना आने वाला होता है उससे 14 दिन पहले, बिफोर 14 दिन पहले आपका मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होता है। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो आपका मेंस्ट्रुएशन होएगा 16वें दिन पे। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो आपका मेंस्ट्रुएशन होगा 16वें दिन पे। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपका मेंस्ट्रुएशन होगा 14वें दिन पे। तो जितने दिन की आपकी साइकिल है उसके अकॉर्डिंग आपका ओव्यूलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो फीमेल हार्मोन है वो कौन सा सीक्रेट होता है ओवरी से? ओवरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो मतलब जो हमारा अंडाशय है वो कौन सा हार्मोन निकालती है, कौन सा है? ईस्ट्रोजन है, एलएच है, एफएसएच है, या सारे हैं? तो इसका सही आंसर है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो कि ओवरी की वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पहली बार किसी महिला को महीना आता है, जब किसी महिला को पहली बार मेंसेस आते हैं, फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? मिनार्के, थैलार्के, प्यूबार्के, या पेन एब्डोमेन? तो हम उसको बोलते हैं, बताइए, मिनार्के, थैलार्के, प्यूबार्के, या पेन एब्डोमेन? मिनार्के, हम उसको बोलते हैं मिनार्के, मेंसेस स्टार्ट होना। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा ट्रिकी है, नर्सिंग ऑफिसर के लेवल का है, तो इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ अभी, प्रैक्टिस में एएनएम के एग्जाम की करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला का जो 28 दिन की ओवेरियन साइकिल जो होती है, मतलब अंडाशय की जो साइकिल होती है, ओवुलेशन कब होगा? अभी मैंने समझाया उसमें ओवुलेशन कब होगा, तो उसमें ये भी एसआई के एग्जाम में आया था। ओवुलेशन 28 दिन की साइकिल है तो डे 14th पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर वो हो जाता है, मतलब कहीं रुकावट आ जाती है, बंद हो जाता है, तो पिंपल और पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मेन कॉज ऑफ मीनोपोज इज, मीनोपोज होता क्या है दोस्तों? मीनोपोज होता है महीना बंद होना, मेंसेस का खत्म होना, कि मेंसेस अब नहीं आएंगे। इसकी एज यूजुअली क्या होती है? 45 ईयर्स ऑफ एज होती है। ठीक है, 45 साल की उम्र में महीना आना किसी भी महिला को बंद हो सकता है। अगर 40 साल से पहले उसका महीना बंद हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे अर्ली मीनोपोज। अर्ली मीनोपोज, ये क्वेश्चन भी आता है कि अर्ली मीनोपोज और पोस्ट मेनोपोज क्या होता है। अगर किसी महिला का मेंसेस 55 साल की उम्र के बाद बंद होता है तो हम उसको बोलते हैं लेट मीनोपोज। तो हम उसको बोलते हैं लेट मीनोपोज। तो अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मीनोपोज का मेन कारण क्या होता है? तो ईस्ट्रोजन एक हार्मोन, ईस्ट्रोजन की कमी के वजह से, डिक्रीज ईस्ट्रोजन जो है वो आपका मीनोपोज ले आता है। अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है तो मीनोपोज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज, मतलब दर्द, जब किसी महिला के महीने में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसको क्या कहते हैं? कि बहुत दर्दनाक महीना है, बहुत दर्दनाक मेंस्ट्रुएशन टाइम है, तो उसको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर मेडिकल टर्म मांगी है इन्होंने, तो हम उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। डिस मतलब पेनफुल, मेनोरिया मतलब मेंसेस, तो डिस्मेनोरिया। अब अमोनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया मतलब, ए मतलब एब्सेंस, ए मतलब एब्सेंस, मेनोरिया मतलब मेंसेस, मेंसेस का नहीं आना मतलब अमोनोरिया। ठीक है, डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये बहुत कॉमन है लेडीज के अंदर। ठीक है, तो पीआईडी का मेन कोज क्या है? जो मेन कोज है पीआईडी का वो क्या है? ऑप्शंस है आपके पास, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और पीपीएच। पीपीएच इसका मेन कोज होता है दोस्तों, पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो जाती है। पीआईडी होता क्या है? इन्फेक्शन होता है। ये हमारा यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, तो इसमें फेलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का और जो इसके साथ में पेल्विक में जो और स्ट्रक्चर्स हैं उनका, उन सब का सूजन होना और उनमें इन्फेक्शन होना पीआईडी कहलाता है। ठीक है, ये वजाइना से स्टार्ट होता है और सर्विक्स को कवर करते हुए पूरे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर कर लेता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा पूरा कवर कर लेता है पीआईडी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंटेशन विच इज एप्रोप्रिएट फॉर सेफ डिलीवरी, मतलब जो प्रेजेंटेशन है बेबी की सेफ डिलीवरी के लिए, क्लियर किया है इन्होंने, सेफ डिलीवरी के लिए कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके पास फेस, वर्टेक्स, ब्रीच या फुटिंग। फेस में जो है बच्चे के फेस, फेस आपका वजाइना से सबसे पहले शो करता है, उसमें आप उसका बेबी का नोज, माउथ, मतलब जब पीवी करते हो तो उसमें पता लगता है। वर्टेक्स में बेबी का हेड आता है। ठीक है, ब्रीच में बेबी के बटक्स आते हैं और फुट्स में, फुटलिंग में फुट्स आते हैं। ठीक है, तो हेड सबसे पहले आना चाहिए हमारी सेफ डिलीवरी के लिए। बाकी डिलीवरी तो ये भी हो जाएंगी नॉर्मल, बट सेफली वर्टेक्स है। और मोस्ट कॉमन एक क्वेश्चन ये भी आता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट
तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट भी क्या है, हमारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स पोजीशन से मतलब क्या है, एग्जैक्टली मतलब क्या है, वर्टेक्स पोजीशन है हेड जो है बच्चे का वो मदर के पेल्विस की तरफ होना चाहिए, मतलब जो फीटल हेड है वो, ये बच्चा है, ये गर्दन है, ये इसके हाथ हैं और ये इसकी बॉडी है, और ये मदर का पेल्विस है जिससे वो निकलने वाली है, बच्चा निकलने वाला है, ठीक है, ये यहाँ से आउटलेट है। तो बच्चा का सर नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर होने चाहिए, इस पोजीशन को बोलते हैं वर्टेक्स पोजीशन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच वीक फीटस हैव पिंक एंड सॉफ्ट स्किन एंड वर्निक्स कैसियोसा डिसअपियर्स। इन्होंने बोला है बच्चे की कलर जो है पिंक होना चाहिए, स्किन का कलर, सॉफ्ट स्किन होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, सॉफ्ट एंड स्मूथ होनी चाहिए, और एक लेयर होती है। वर्निक्स कैसियोसा होता क्या है, वर्निक्स कैसियोसा जो है एक सफेद रंग की परत होती है, चिपचिपी, बिल्कुल थिक चिपचिपी परत होती है बच्चे की बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी पे मिलती है जब बच्चा डिलीवर होता है, ठीक है। आपने अपनी ट्रेनिंग टाइम पे देखा होगा, बहुत चिपचिपा सा और गंदा सा बच्चा सब निकलता है। तो जब वो डिसअपियर हो जाए, इन्होंने क्लियर किया है डिसअपियर, डिसअपियर होनी चाहिए, तो वो कितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे होता है, कितने वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे होता है, तो 40 वीक्स पे जो है वर्निक्स कैसियोसा डिसअपियर हो जाता है। 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे वर्निक्स कैसियोसा डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स। अम्बिलिकल कॉर्ड, आपको सबको पता है अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, 3 नसें होती हैं, ठीक है। अब 3 नसें हैं या 2 नसें हैं, वो आप बताओगे। एक नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी होती हैं, 2 वेन होती है, ये ऑप्शंस दे रही हूं मैं आपको। सेकंड ऑप्शन है 2 आर्टरी होती है, 1 वेन होती है। थर्ड ऑप्शन है 2 वेन होती है, 1 आर्टरी होती है। फोर्थ ऑप्शन है 1 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है। तो इसका ठीक आंसर कौन सा है, आप बताओ। इसका करेक्ट आंसर है 2 आर्टरी और 1 वेन। बेबी को जो है 2 आर्टरी और 1 वेन चाहिए होती है उनके ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुत ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के कि अगर एक आर्टरी एब्सेंट है तो क्या होगा, तो क्या वो नॉर्मल है, नहीं वो नॉर्मल नहीं है। हमारे पास नॉर्मल के लिए 2 आर्टरी और 1 वेन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा वो पार्ट होता है जो ओर्नाल के थ्रू बच्चे से जुड़ा होता है। ये बच्चा हमारा, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा है ये बच्चादानी से अटैच होता है यहाँ। तो इस प्लेसेंटा की सबसे बाहरी जो परत है, जो सबसे बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लेसेंटा कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लेसेंटा होती है कोरियन। 2 लेयर होती है हमारे पास, एमनियोन और कोरियन। एमनियोन जो है इनर साइड वाली होती है, कोरियन जो है आउटर साइड वाली होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो ऐसे 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 खत्ते से बने होते हैं उसको हम बोलते हैं कोटिलिडियंस। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे अब। एमनियोटिक फ्लूइड, सबको पता है एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है,
जो गर्भ के दौरान बच्चेदानी में पानी होता है जिसमें बच्चा रहता है, वो क्या काम करता है, उसके क्या फंक्शंस क्या हैं? उसके फंक्शंस मैं आपको क्लियरली आंसर ही बता देती हूँ। उसका फंक्शन है, जो प्लेसेंटा है हमारा, प्लेसेंटा को और अम्बिलिकल कॉर्ड को, दोनों को प्रोटेक्ट करना, दोनों को प्रोटेक्ट करना। अगर हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा है, दोनों का मतलब प्लेसेंटा है और अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें इंजरी हो जाती है तो बेबी का बचना मुश्किल होता है। तो इन दोनों की प्रोटेक्शन के लिए जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बच्चे का वजन कितना होता है? वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, ताकि हम उसको जो है कम वजन वाला बच्चा ना कहें। तो उसका वजन होना चाहिए 2.5 किलो, 2.5 kg जो है मिनिमम वेट होना चाहिए। अच्छा, वेट पे बात आ रही है तो एक क्वेश्चन ये भी है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी का कितना वजन बढ़ता है, कितना वेट गेन होता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान? टोटल 11 kg जो है वेट गेन होता है, जिसमें से कि 1 किलो उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 5 किलो उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर में और 5 किलो उसका थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं आप। अच्छा, क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगर आपको 11 किलो ना दिया होगा तो 11.5 किलो दिया होगा, तो 10.5 पे मत करना, 11.5 पे ही टिक करना, क्योंकि एग्जाम वाले हैं, किसी भी तरीके से कैसे भी घुमा सकते हैं। अब है आपके पास प्राइमरी ग्रेविडा के लिए क्वेश्चन है। जो जो माता पहली बार गर्भावस्था में हुई है, उसका बच्चा मतलब जो उसका बेबी का हेड है, वो नॉर्मली कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी पे जो है कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी पे सर नीचे एंगेज हो जाता है। सॉरी यार, मेरे को हिंदी टर्म नहीं पता एंगेज की, मतलब जब बच्चा है पेल्विक के अंदर, ये पेल्विक कैविटी है, ये बच्चे का हेड है, इसके अंदर एंगेज होना, मतलब अब ये बच्चे का सर जो है वापस नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं हम एंगेजमेंट। तो कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी पे हो जाता है? वो 36 to 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में प्राइमरी ग्रेविडा में जो है एंगेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा टेस्ट है? एक टेस्ट होता है कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मेरे टाइम पे भी आया था। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी कौन सा होता है? TSH, FSH, HCG और LH। तो इसका आंसर है HCG। ठीक है, HCG जो टेस्ट है वो कंफर्मेटिव टेस्ट है। उसके बाद FSH की तरफ भी जाएगा, बाद में जाएगा, पहले HCG। ठीक है, अगर FSH प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव साइन है। दो क्वेश्चन आते हैं, कंफर्मेटिव डायग्नोज और पॉजिटिव साइन। अगर आपसे पूछा जाए कंफर्मेटिव डायग्नोज तो आप आंसर दोगे HCG का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी तो आएगा FSH। थोड़े से FSH नहीं, सॉरी FHS, FHS फीटल हार्ट साउंड। पॉजिटिव साइन आएगा तो FHS अगर प्रेजेंट है तो ही बार आपका HCG हार्मोन जो है इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोटिफिम मोल से एक डिजीज कंडीशन होती है जिसमें बच्चा नहीं होता है, एक मोल होता है।
ठीक है, यूट्रस में, और मदर को लगता है कि वो प्रेगनेंसी है, और वो कॉन्टिन्यूस ग्रो भी करता रहता है, और HCG हार्मोन भी इंक्रीज होता है, लेकिन उसमें जो है FHS एब्सेंट होती है, मतलब फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होती है। इसलिए बोलते हैं हर प्रेग्नेंट वुमेन को हर महीने डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंडल हाइट का। ठीक है, मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम पढ़ा क्या रही हैं, आ क्या रहा है, पूछ क्या रही हैं। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडल हाइट मैं प्रॉपर बता देती हूँ वीक्स के अकॉर्डिंग, कि प्रेगनेंसी में कितने हफ्ते पे कहाँ होगी। ठीक है, सबसे पहले जो है 12 वीक्स पे पल्पेट होगा एब्डोमिनली, हम पल्पेट कर पाएंगे एब्डोमिनली। उससे पहले जो है लेस देन 12 वीक्स, लेस देन 12 वीक्स जो है पेल्विस के अंदर ही होती है, पेल्विक कैविटी के अंदर होता है बेबी। ठीक है, तो हम इस टाइम पे हम पल्पेट नहीं कर पाते हैं, 12 वीक्स के बाद ही हम पल्पेट कर पाते हैं एब्डोमेन को। तो यूट्रस जो है सिम्फेसिस प्यूबिस, सिम्फेसिस प्यूबिस पे पल्पेट होता है। ये एब्डोमेन है, ठीक है, ये नीचे सिम्फेसिस प्यूबिस है। तो यहाँ हमारा 12 वीक्स पे ऐसे इतना उभरा हुआ बच्चा पता लगेगा। ठीक है, 22 वीक्स पे ये नाभि है, 22 वीक्स पे हमारा जो है यहाँ तक पहुंच जाएगा नाभि पे, और 12 और 22 के बीच में यहाँ पे हमारा 16 वीक्स की प्रेगनेंसी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका जिफिस स्टर्नम है, यहाँ पे ऊपर की छाती की हड्डियां हैं। ठीक है, तो ये जो जिफिस स्टर्नम है वहां पे और अम्बलाइकल के बीच में यहाँ पे हमारा जाएगा 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और 28 वीक्स अगर कहें हम तो 1/3 बिलो द जिफिस स्टर्नम, 2/3 बिलो द जिफिस स्टर्नम, यहाँ हमारा 28 वीक्स आ जाएगा। अब 36 वीक्स का बहुत एब्डोमेन फुल होता है, यहाँ पे आता है हमारा 36 वीक्स, 36 वीक्स पे, और 38 टू 40 वीक्स पे क्या होता है, वापस से नीचे आ जाता है यहाँ पे। अब कहोगे क्यों? क्योंकि जो साइड्स की उसकी सब कोस्टल एरिया लगा लो, या फिर मतलब आप लाइटनिंग एक होता है कि जो साइड से फ्लैंक है मदर का, जो मदर है ये उसका पेट है, उसका जो ये साइड का हिस्सा है ना ये खाली है, अभी बच्चा सिर्फ यहाँ है। और जब 38 टू 40 वीक्स जाएगा तो मदर का ये हिस्सा ऐसे हो जाएगा, तो ये हिस्सा बढ़ जाएगा, और जो पहले यहां तक अड़ा हुआ था बच्चा वो अब नीचे की तरफ आ जाएगा और ये फुल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया है हमारा 38 टू 40 वीक्स। तो साइड की फुलनेस देखना जरूरी है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये 30 वीक्स है या 32 वीक्स है। नहीं, आप अगर फुलनेस है तो 38 टू 40 वीक्स, फुलनेस नहीं है तो 32 वीक्स। ठीक है, ये हमारा था फंडल हाइट। अब फंडल हाइट का क्वेश्चन क्या होता है, इन्होंने पूछा था 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे हमारे यूट्रस की हाइट कितनी होगी। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, बिटवीन सिम्फेसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। ठीक है, मिडवे बिटवीन द सिम्फेसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस, ये हमारा सिम्फेसिस प्यूबिस था, ये हमारा अम्बलाइकस है, इसके बिटवीन हमारी जो है 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मिलेगी। तो फोटो के अकॉर्डिंग या डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन टर्म के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है मुझे। ठीक है, कैलकुलेशन मांगी जाती है ईडीडी निकालने की, कि ईडीडी क्या होगी, या फिर आपको एलएमपी निकालनी है, मतलब या तो आपको ईडीडी दे रखी होगी या एलएमपी दे रखी होगी। तो एक क्वेश्चन है, अगर किसी महिला को फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एलएमपी है उसकी वो 26 जुलाई 2012 है, तो उसकी ईडीडी क्या होगी।
तो इसकी ईडीडी क्या होगी? तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, LMP क्या है? 26 जुलाई प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 मई 2013। 3 मई 2013। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा गिनना है आपको। ठीक है, उसके बाद डेज तक काउंट करने हैं 7 डेज में। 30 का महीना है, 31 का महीना है, 28 का महीना है, ये चीजों को ध्यान रखना। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ट्रिकी देते हैं और ये क्वेश्चन 100% आएगा। 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कैलकुलेशन वाला। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने दिन की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की? 280 डेज। 280 डेज की नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो ये तो याद कर लो, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि 280 डेज की नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब। दो बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जिसका खास खास और खास ध्यान रखना पड़ता है। एक प्री एक्लेम्पशिया और एक एक्लेम्पशिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्री एक्लेम्पशिया में हमारा यूरिन में प्रोटीन आता है। तो हर विजिट पे जब भी प्रेगनेंसी आप एएनसी मदर आ रही है आपके पास, तो आप उसका यूरिन टेस्ट करोगे ही करोगे, ईच एंड एवरी विजिट। ठीक है, अगर यहाँ प्रोटीन यूरिया पकड़ा गया तो इसको ट्रीट किया जा सकता है, नहीं तो फिर ये एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्लेम्पशिया में क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है साथ साथ, और जो कि अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, तो ये दो बीमारियों का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और रह गई, सिर्फ बीपी नहीं, जो मेन साइन है एक्लेम्पशिया का वो है सीजर्स। पेशेंट को, जो मदर है, एंटीनेटल मदर है, उसको जो है दौरे आने लग जाएंगे। तो ये एक एक्लेम्पशिया का साइन है, जिससे आपको पता लगेगा मदर को एक्लेम्पशिया हो गया है। सीजर आ रहे हैं तो मदर को एक्लेम्पशिया हो गया है, और इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए उसको, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। और साथ साथ जो है सीजर का ट्रीटमेंट क्या है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट जो है ड्रग है, इमरजेंसी ड्रग है उसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग है एक्लेम्प्टिक सीजर को ट्रीट करने के लिए। नॉर्मल सीजर्स नहीं, एक्लेम्पशिया के अगर सीजर्स हैं तो उसमें MgSO4 दिया जाएगा। और उसका बीपी भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। चलो टाइप्स ऑफ अबॉर्शन पे बात करते हैं। अबॉर्शन है क्या? अबॉर्शन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि फील्ड में आप विजिट के लिए जाओगे, आप अबॉर्शन के लिए बहुत सारी लेडीज बोलेंगी कि बच्चा खराब हो गया, क्या है क्या नहीं। तो आप कैसे बताओगे कि ठीक है या गलत है या किस तरीके का अबॉर्शन है? तो अबॉर्शन होता क्या है, एन अबॉर्शन दैट कैन नॉट बी हॉल्टेड एंड देयर इज नो चांस ऑफ कंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिस
प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया ही नहीं जा सकता, तो उसको तो बोल देते हैं हम इनएविटेबल अबॉर्शन। ठीक है, इसमें कोई चांस ही नहीं होता है, बच्चा जो है डाई हो चुका है, सिर्फ उसका रिमेनिंग पार्ट है यूट्रस में। एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसमें कि अपने आप जो है सारे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, मतलब जो उन्होंने गर्भ धारण किया था वो अपने आप सारा निकल जाता है। फिर होता है एक थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है कि सिर्फ धमकी मिलती है, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं थ्रेटन, सिर्फ धमकी मिलती है, ब्लड की स्पॉटिंग होती है, लेकिन कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होता है, तो इसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कंप्लीट अबॉर्शन, जिसमें पूरा आ जाता है, इनकम्प्लीट में पार्शियल आ जाता है, और एक पार्ट होता है मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, साइन तो दिखाता है उसके डिसअपीयरेंस ऑफ प्रेगनेंसी के कि बच्चा नहीं है, और फंडल हाइट भी जो है डिक्रीज हो जाती है। ठीक, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेबर एंड फॉल्स लेबर, मतलब क्वेश्चन तो ट्रू लेबर का है, तो मैं आपसे ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर दोनों की बात करूंगी, ये है क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि अगर दूसरा ऑप्शन है तो वो क्यों नहीं है। ट्रू लेबर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, फॉल्स लेबर में भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, पर फॉल्स लेबर में क्या है, आपने अगर बस्कोपेन या मतलब पेन किलर कोई भी दे दी है तो जो पेन है वो स्टॉप हो जाता है, इसमें स्टॉप नहीं होता है, वो कंटिन्यू करता है। इंटरवल है टाइम का, ये कहता है कि इक्वल टाइम का इंटरवल आएगा। ठीक है, अगर हर 1 घंटे में आ रहे हैं तो हर 1 घंटे में ही आएंगे, फिर धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है तो हर 40 मिनट में आएंगे, फिर हर 20 मिनट में आएंगे, फिर हर 10 मिनट में आएंगे, हर 3 मिनट में आएंगे, तो 3 मिनट से 3 मिनट, 10 मिनट से 10 मिनट, और 20 मिनट से 20 मिनट, मतलब ये इंटरवल जो है ना वो इक्वल होगा। ठीक है, और इंटेंसिटी मतलब जो दर्द की क्षमता है वो इंक्रीज होगी, धीरे 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 बढ़ती जाएगी, दर्द जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में ऐसा नहीं है, अभी 1 घंटे में आया, फिर 10 मिनट में आ गया, फिर 2 घंटे बाद भी नहीं आया, फिर 3 मिनट में ही आ गया, ठीक है, फिर 10 मिनट में आया, फिर 1 घंटे में आया, तो मतलब कोई टाइम इंटरवल जो है फिक्स नहीं है, और इंटेंसिटी भी फिक्स नहीं होती है, अभी पेन बहुत तेज आया उसके बाद धीरे हो गया। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी फिक्स नहीं होती है, तो ये होते हैं साइन ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर के। अगर आप फील्ड विजिट में हो और कोई कह रहा है कि मुझे दर्द उठ रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है, तो ये इसके साइन है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रू लेबर क्या होता है और फॉल्स लेबर क्या होता है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो द साइंस ऑफ ट्रू लेबर इज म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विक्स, जो म्यूकस प्लग है वो निकल चुका है, नहीं। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर, नहीं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है रेगुलर एंड इफेक्टिव, हाँ, रेगुलर एंड इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है। फीटस ड्रॉप्स इनटू ब्रिम ऑफ पेल्विस, नहीं। तो ये चीजें नहीं है। जो हम इन्होंने बोला कि सर्वाइकल म्यूकस प्लग जो है वो हट गया, उसको बोलते हैं हम शो। ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, शो बोलते हैं हम। जो ये बच्चादानी है और जो डिलीवरी के रास्ते जो एक म्यूकस प्लग होता है
ताकि बच्चा एकदम से बाहर ना आए। जो उसको सेफ्टी गार्ड लगा लो एक तरीके से, वो गार्ड है, वो क्या है, वो शो कहलाता है। ठीक, और जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है वो इफेसमेंट एंड सर्विक्स डायलेशन कहलाता है। और जो मेम्ब्रेन्स का रप्चर होना है वो बैग, जो फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन है उसका रप्चर होके तब डिलीवरी प्रोग्रेस करता है। तो वो चीजें तो बहुत लेट की बात है। ये हमें ट्रू लेबर और फर्स्ट लेबर जो है अर्ली साइन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड जो है कितना बीट्स पर मिनट होती है? नॉर्मल FHS मतलब फीटल हार्ट साउंड कितना बीट्स पर मिनट होती है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास 110 से 130, 120 से 140, 90 से 100 या 100 से 120। तो इसमें आएगा 120 से 140 पर मिनट। ये एक नॉर्मल FHS होती है, फीटल हार्ट साउंड। ठीक है, और फीटल हार्ट साउंड अगर ड्रॉप हो रही है तो भी दिक्कत है, अगर ज्यादा बढ़ रही है तो भी दिक्कत है। तो फीटल हार्ट साउंड टाइम टू टाइम सुनना बहुत और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पूरा जो लेबर का किस तरीके से क्या है, कौन सा स्टेज पहले आएगी, कौन सी स्टेज बाद में आएगी, उस स्टेज को क्या कहते हैं पूरा। ठीक है, पहले है हमारी एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, इसमें क्या होता है, बच्चे का जो सर है या फिर जो भी हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक इनलेट में, जो पेल्विक इनलेट में है उसमें एंट्री कर लेता है, पेल्विक इनलेट में एंट्री कर लेता है। उसके बाद सेकंड होता है हमारा डिसेंट। डिसेंट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में हमारा स्लो होगा, लेकिन सेकंड स्टेज में ये हमारा स्पीड अप हो जाएगा। उसके बाद होता है फ्लेक्शन, मतलब धीरे धीरे नीचे आना, मतलब डिसेंट कहलाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, बच्चे का झुकना, मतलब जो हेड है वो नेक की तरफ बेंड हो जाती है, बेंडिंग, इसमें हम बोलेंगे बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ हेड एट नेक, नेक की तरफ खिंच जाता है बच्चे का सर। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन क्या है, एक की बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है वैसे तो। ठीक है, इसमें जो है फीटल हेड सिम्फेसिस प्यूबिस के नीचे आ जाता है। फीटल हेड जो है अंडर सिम्फेसिस प्यूबिस, जो सिम्फेसिस प्यूबिस मदर का है उसके बिल्कुल नीचे आ जाता है। उसके बाद होती है क्राउनिंग। क्राउनिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्राउनिंग होता है क्या है, आफ्टर कंप्लीट डायलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कंप्लीट डायलेशन मतलब आपका सर्विक्स जो है पूरा 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है। कितना सेंटीमीटर डायलेट होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कंप्लीट डायलेशन हो गया है। ठीक, और फीटल हेड जो है पूरा स्ट्रेच कर रहा है, जो फीटल हेड है पूरा स्ट्रेच कर रहा है वल्वल आउटलेट को विदाउट रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शंस। फीटल हेड जो है वापस जाएगा ही नहीं, वो वापस जा ही नहीं सकता। वो नीचे की तरफ आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस नीचे की तरफ आएगा, चाहे उसको कितना ही दर्द आ जाए। यहाँ मान लो हेड फंसा हुआ है और कॉन्ट्रैक्शंस आ गए और वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्राउनिंग नहीं कहेंगे। और यहाँ हेड फंसा हुआ है, चाहे कितने ही उसको दर्द आ जाए, हेड यहीं की यहीं है और धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है तो हम उसको क्राउनिंग बोलेंगे। उसके बाद आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ हेड बाय फॉरवर्ड फोर्सेस, मतलब बाहर की तरफ सर जो है निकल जाता है। उसके बाद जो है रिससिटेशन आता है। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन में क्या आएगा, पैसिव मूवमेंट होती है, जो उसका गर्दन जहां यहाँ मुड़ी थी ना, इसकी गर्दन और टेढ़ा इंटरनल रोटेशन भी हो गई थी, तो उसकी वजह से जो गर्दन मुड़ी हुई है वो वापस से सीधी हो जाती है। और वो कितना होता है, 1/8 ऑफ द सर्कल जो है रोटेट करती है इन अपोजिट डायरेक्शन। किसकी, इंटरनल रोटेशन की, इंटरनल रोटेशन की जो डायरेक्शन थी उससे अपोजिट में रोटेट करेगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक्सटर्नल रोटेशन होती है। एक्सटर्नल रोटेशन में जो है बच्चे के कंधे
और जो बाकी बॉडी है, शोल्डर्स और इंटरनल रोटेशन होती है शोल्डर्स की, 1/8 ऑफ सर्कल इसमें भी होगा और शोल्डर्स आएंगे इसमें मेनली, ठीक है। और लास्ट में जो है एक्सपल्शन ऑफ द ट्रंक हो जाएगा, ट्रंक आ गया तो पूरा बच्चा बाहर आ गया, एक्सपल्शन ऑफ द ट्रंक। तो ये एक सीरीज है पूरी डिलीवरी की। तो इसको नॉर्मल लेबर के ये मूवमेंट्स है, प्रिंसिपल मूवमेंट्स है, इनको रट लेना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पूछा जाएगा व्हाट इज क्राउनिंग, ठीक है, या व्हाट इज एक्सटर्नल रोटेशन, व्हाट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट और जो क्राउनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली यही दो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि जो क्राउनिंग है ना वो कौन सी स्टेज में, लेबर की कौन सी स्टेज में होती है, तो वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्राउनिंग होती है। जो क्राउनिंग है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पोजीशन टू रिलीव पेन, जो लेबर पेन आ रहे हैं अभी फर्स्ट स्टेज में ये पेशेंट, ठीक है, सेकंड स्टेज तक पहुंची नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे आप नी चेस्ट पोजीशन लो। ये नहीं कि एब्डोमेन पेन हो या कॉन्ट्रैक्शंस का पेन, नहीं, ये बैक पेन को रिलीव करेगा, ठीक है, ये स्पेशली बैक पेन को रिलीव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो होती जा रही है, मैं आप पर भैया इतने सारे क्वेश्चंस है, इतना कम टाइम है, आपके साथ मजा आ रहा है मेरे को बात करने में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जो हमारा यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो कितने टाइम में इन्वोल्यूशन हो जाता है, मतलब वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में कब आ जाती है, तो उसका टाइम होता है 6 वीक्स का। वो कहते हैं ना 6 हफ्ते, 1.5 महीना, 1.5 महीने का जब अपन निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं ताकि बच्चेदानी जो है वो अपनी पुरानी स्टेज में वापस आ जाए और बच्चेदानी बाहर की तरफ ना आए, प्रोलैप्स ना करे और मदर को कोई दिक्कत ना हो। इस इन्वोल्यूशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द जेनाइटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक approximately to pre-pregnant state at the end of 6 weeks, ठीक है, 6 हफ्ते के अंदर आ जाती है। मैंने लास्ट उसमें वीडियो में आपको लोकिया बताया था ऑलरेडी, बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था कि लोकिया क्या है, कौन कौन से कलर है, कितने कितने दिन पे कौन कौन सा लोकिया का नाम है, ठीक है। तो उसमें से वो देख लेना, लोकिया रूब्रा, लोकिया अल्बा, सिरोसा किसको बोले थे, कितना उसमें ब्लड लॉस होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो, प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करना, ताकि मैं इसी तरीके से बहुत जल्दी डेली एक एक वीडियो आपके लिए लेके आती रहूं और आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर करा सकूं, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, टाइम बहुत कम है। एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाए, आपका भले ही टाइम ज्यादा नहीं है लेकिन हमारे पास मेहनत ज्यादा करने के लिए फिर भी टाइम है, हम अपनी मेहनत ज्यादा करेंगे, एक दिन में 24 घंटे नहीं, हम एक दिन के 36 घंटे पढ़ेंगे। ये सिर्फ कहने की बात है, अगर आप नॉर्मली 10-12 घंटे भी पढ़ लेते हो तो इनफ है आपके लिए। प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो इसी तरीके से आगे डालूं या नहीं डालूं, या किस तरीके की वीडियोस आपको चाहिए, टॉपिक भी डालना। और
आंसर जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे कि इसकी ईटीडी बताइए, उस क्वेश्चंस के आंसर्स भी कमेंट में डालना। और प्लीज कीप सपोर्टिंग, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जिस टाइम भी मेरी वीडियो अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख सको, आपका टाइम बचे, आपको अलग से सर्च ना करना पड़े। थैंक यू, गुड बाय।